मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे द पोटेंशियल स्टेप के बारे में, जो काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये टॉपिक जो है अपन 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। द पोटेंशियल स्टेप, स्टेप का मीनिंग होता है सीढ़ी। जिस प्रकार से सीढ़ियां होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी की कोई स्टेप है वो किस प्रकार से है, जो अपने डायग्राम में बना रखी है। देखो, यहां से कोई m मास का पार्टिकल है और m मास का पार्टिकल है वो x एक्स के अलोंग v वेलोसिटी से मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से पार्टिकल जाएगा और सडनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी v0। पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, जिसको अपन vx से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है x। तो पोजीशन और पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बिटवीन अपन ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ अपने को मिलेगा। यहां पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है पार्टिकल की वो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है, और सडनली कुछ टाइम के बाद में पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो v0 हो जाती है। और यहां से v0 होने के बाद में यानी x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी v0 है। x इक्वल्स टू 0 से लेफ्ट साइड में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहां पर है v0। अब x एक्स के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है वो इस प्रकार से चलता रहेगा, और पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस रीजन में वो v0 ही रहेगी। इससे लेफ्ट साइड में क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली द पोटेंशियल एनर्जी of the particle can be written as। तो यहां इसको मैं क्या लिखूंगा, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है v विच इज फंक्शन ऑफ x। अपने को ध्यान है कि किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन का फंक्शन होती है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। इसको मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स 0, और एक जगह इसको लिखता हूं मैं v0। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी फॉर x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है यानी x की वैल्यू 0 से कम है, यानी ये पार्ट, ये जो लेफ्ट साइड का जो रीजन है इस स्टेप से, तो इस कंडीशन में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो फॉर x लेस देन 0, तो इसको अपने को ध्यान रखना है मैथमेटिकली कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी vx इक्वल्स टू 0 यूज में लेनी है अपने को फॉर x लेस देन 0। इट मींस इस रीजन में, स्टेप के लेफ्ट रीजन में। और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी vx इक्वल्स टू v0 लेनी है फॉर x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। यानी अपना पार्टिकल इस x इक्वल टू 0 यानी इस बाउंड्री के ऊपर पहुंचता है तो भी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो v0 लेनी है, और x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी राइट साइड में, स्टेप के राइट साइड में भी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये स्टेप जो है वो x एक्स के साथ साथ में ये इंक्रीज होती जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू है वो यहां से कांस्टेंट रहेगी v0। तो मैथमेटिकली अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी m मास का जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी से कम है, या फिर अपन ये बोलें कि पार्टिकल जो है अपना m मास का उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो पार्टिकल का जो बिहेव है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में किस प्रकार का होगा और क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार का होगा।
यदि अपन मान लें कि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टेप से कम रह गई, यानी स्टेप ऊंची है और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कम रह गई, तो पार्टिकल इस प्रकार से यहां से जाएगा। यानी ये पार्टिकल की एनर्जी है इस स्टेप से कम रखनी है अपने को। अपन यहां ये चर्चा नहीं कर रहे कि पार्टिकल क्या इस स्टेप को पार कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि पार्टिकल की एनर्जी स्टेप से कम है तो पार्टिकल स्टेप को पार नहीं कर पाता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जब तक अपन इसको प्रूव नहीं करेंगे, कह नहीं सकते कि पार्टिकल है वो स्टेप को पार करेगा। जैसे किसी बॉल्स या दीवार के ऊपर अपन किसी गेंद को फेंकते हैं तो अपने को पता है कि गेंद की जो एनर्जी है वो दीवार की एनर्जी से कम है, तो गेंद है वो दीवार को पार नहीं करेगी। पार्टिकल यानी गेंद की एनर्जी दीवार से ज्यादा है तो बॉल है वो दीवार से ऊपर से निकल जाती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो इस चीज की गारंटी देता है कि पार्टिकल की एनर्जी यदि स्टेप से कम है तो पार्टिकल दूसरे रीजन में नहीं जाएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स में डियर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है कि अपन ये बात नहीं कर रहे कि पार्टिकल इस स्टेप को पार करके इस रीजन में पहुंचता है। पार्टिकल के जो साथ में जो वेव है उस वेव की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटीज है यहां। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो पार्टिकल के साथ में जो वेव है उनके होने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है। देन क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करती है कि पार्टिकल के साथ जो वेव है वो स्टेप के दोनों साइड में अपने को मिलेगी। बट क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को नहीं मानती है। तो इसको अपन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो स्टेप से कम है। तो माइंड में अपने को रखना है कि पार्टिकल की एनर्जी स्टेप से कम है तो पार्टिकल दूसरे रीजन में पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके बाद में अपन करेंगे सेकंड में कि पार्टिकल की एनर्जी है वो स्टेप से ज्यादा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोनों ही। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केस फर्स्ट कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो V0 से लेस है यानी कम है। तो पार्टिकल यानी यहां से जा रहा है। इसको भी अपन दो रीजन में डिवाइड करें। x इक्वल्स टू 0 से लेफ्ट जो साइड में रीजन है उसको कह देते हैं रीजन फर्स्ट, और यहां का जो रीजन है इसको कह देते हैं अपन रीजन सेकंड। तो देखते हैं कि पार्टिकल का रीजन फर्स्ट में बिहेव किस प्रकार से है और रीजन सेकंड में किस प्रकार से है। इस केस के अंदर अपने को स्टेप से नीचे रहना है क्योंकि पार्टिकल की जो एनर्जी ली है अपन ने वो पोटेंशियल एनर्जी से कम ली है। इसमें इस चीज को अपने को प्रूफ करने के लिए पार्टिकल की पोजीशन कहां है, उसके साथ जो वेव है वो किस प्रकार से है, उसको अपन डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करेंगे। बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ध्यान रखना है श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज लेना है अपने को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम का फंक्शन नहीं होती। और वन डायमेंशनल के लिए वो क्या है, माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जो केवल x के ऊपर डिपेंड करेगी। इस माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर से, तो यहां से ये हट जाएगा, क्या बचेगा डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 2m अपॉन एच लाइन स्क्वेयर वी एक्स साई इक्वल्स टू माइनस
2m/h लाइन स्क्वायर ई साई। अब बात करें कि रीजन फर्स्ट में पार्टिकल के साथ में जो वेव है उसका बिहेव किस प्रकार से होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन के अलोंग जाएगा, तो इस वॉल के लिए पार्टिकल होगा इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट हो रहा है वॉल के ऊपर। यदि वॉल से कोलाइड करके पार्टिकल वापस आता है तो उसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट हो गया पार्टिकल का रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। और यदि रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सपोज पार्टिकल इस रीजन में चला जाता है, तो इट मीन कहीं ना कहीं वेव जो है, पार्टिकल नहीं जाएगा वेव जाएगी, तो इसका मीनिंग यह है कि स्टेप को कहीं ना कहीं वेव पार करके गई है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। तीन चीजें हैं अपने पास, इंसिडेंट जब कोई पार्टिकल आता है, और दीवार से कोलाइड करके जो वापस जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गया, और दीवार को पार करके अगले रीजन में पहुंच जाता है उसको बोलते हैं कि पार्टिकल है वो ट्रांसमिट हो गया। आप सपोज कीजिए कि अपन ने किसी वॉल के ऊपर 100 बॉल है वो फेंक के मारी, और गेंद की पोटेंशियल एनर्जी दीवार से कम है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जितनी भी बॉल अपन दीवार के ऊपर मारेंगे तो वो सारी की सारी बॉल वापस आएंगी। क्वांटम मैकेनिक्स में अभी अपन कह नहीं सकते, इसको प्रूफ करेंगे, बट गेंद ने वी वेलोसिटी के साथ जब मूव किया तो उसके साथ में जो वेव है उसके दीवार के इस साइड में होने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ दीवार के आसपास यहां ऐसा रीजन होगा जिसमें पार्टिकल के साथ जो वेव है उसके होने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है। 1 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब मीनिंग कि पार्टिकल के साथ जो वेव वो 100% सेकंड रीजन में है, 1 से कुछ न कुछ कम होगी। तो अपन बात करें कि इस रीजन में पार्टिकल का बिहेव किस प्रकार से है। तो फॉर रीजन फर्स्ट इस रीजन के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन को अपन किस प्रकार से लिखेंगे। साई को लिखेंगे साई फर्स्ट, सेकंड रीजन में लिखेंगे साई सेकंड। तो इस इक्वेशन को अपन लिखते हैं, और रीजन फर्स्ट के लिए, यानी रीजन फर्स्ट ये है अपना x इक्वल्स टू 0 से लेफ्ट साइड का। तो रीजन फर्स्ट के लिए पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी काम में लेनी है, 0। तो ये तो हो गया 0, तो क्या बचेगा, d2 साई फर्स्ट रीजन के लिए लिख देते हैं इसको साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज 0 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट रीजन इज 0, इक्वल्स टू -2m/h लाइन स्क्वायर ई और साई फर्स्ट रीजन के लिए साई को साई फर्स्ट लिखा आपने। देन दिस इंप्लाइज d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर, ये इस साइड में आएगा तो प्लस 2m/h लाइन स्क्वायर ई साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वांटिटी है 2me/h लाइन स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको अपन कोई कांस्टेंट देते हैं, इसको मान लेते हैं k1 फर्स्ट रीजन के लिए k1। d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं k1 स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0। और यहां जो k है वो किस प्रकार का हो, k1 स्क्वायर इक्वल्स टू है अपना 2me/h लाइन स्क्वायर, तो k1 इक्वल्स टू 2me/h लाइन स्क्वायर, ये k1 की वैल्यू है। अब ये जो इक्वेशन आई है ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसका साई फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। और सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन को अपन सोल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट कोई जनरल सॉल्यूशन मानेंगे। और वो किस प्रकार का अपन लिखेंगे, d2/dx² को मैं एक बार लिख देता हूं कैपिटल D² साई फर्स्ट
डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को कैपिटल डी स्क्वेयर साई फेस्ट प्लस K1 स्क्वेयर साई फेस्ट इक्वल्स टू 0, और दोनों में से साई फेस्ट अपन कॉमन लें, कुछ नहीं किया अपने, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को कैपिटल डी स्क्वेयर लिखा है, और साई फेस्ट दोनों में कॉमन लें तो यहां बचेगा डी स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर, यहां बचेगा डी स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर, बाहर आ जाएगा साई फेस्ट इक्वल्स टू 0। यहां पर दो जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई 0 है, तो किस प्रकार कौन सी वैल्यू है वो 0 होगी? साई फेस्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां मूव करता है, उसके साथ हमें जो वेव है उसका वेव फंक्शन अपन ने माना साई फेस्ट, तो यहां से 0 होगा डी स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, और यहां से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस आइटा K1। तो ये जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन अपन मानते हैं, इसको अपने को सोल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अपने को मानना है। ये चीजें करने के लिए अपने चेक किया कि ये जो सॉल्यूशन अपन मानेंगे ये विदाउट आइटा होगा या आइटा की फॉर्म में होगा, तो यहां से अपने को इस प्रकार से पता चल गया कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन अपन मानेंगे उसमें आइटा की टर्म्स होंगी। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार का अपन मानते हैं? साई फेस्ट जो एक्स का फंक्शन है, मैथमेटिक्स में अपन मानते हैं कोई कांस्टेंट e टू द पावर एक बार तो प्लस आइटा K1 x प्लस अदर कांस्टेंट b e टू द पावर माइनस आइटा K1 x, और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली अपन ने सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप का अपन ने माना है। यहां से अपने को पता चला कि ये जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो विद आइटा की फॉर्म में होंगे। एक बार अपने को e टू द पावर प्लस आइटा K1 यूज लेना है, एक बार e टू द पावर माइनस आइटा K1 यूज लेना है। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, e की पावर जो प्लस आइटा K1 x है, मैं आपको कह देता हूं कि अपने पास कोई वेव है वो इस प्रकार से जा रही है, तो इसको लिखता हूं मैं e की पावर आइटा x, क्योंकि जो पार्टिकल के साथ में जो वेव है वो श्रोडिंगर साहब ने इसको इमेजिन किया खाली, तो इमेजिनरी है विद आइटा। और पार्टिकल यदि किसी वॉल से कोलाइड करके वापस आता है तो उसको अपन लिखते हैं e की पावर माइनस आइटा x। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अपन बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव, इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। प्लस आइटा की जो टर्म होती है दिस इज इंसिडेंट, और जो माइनस आइटा की जो टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। तो यहां ये जो टर्म है ये वेव की यानी इंसिडेंट वेव को शो कर रही है। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इंसिडेंट वेव। अब इस रीजन को ध्यान से देखिए कि इस रीजन में वेव जो है वो इंसिडेंट हो रही है, तो उसकी इक्वेशन जो है वो a इंटू ई टू द पावर आइटा K1 x। अब आगे है स्टेप, उसकी एनर्जी है ज्यादा, पार्टिकल इसको पार करेगा नहीं, तो यहां से पार्टिकल कोलाइड करके वापस भी आएगा, तो वापस भी आएगा, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन है वो होगा माइनस आइटा की फॉर्म में। ये इंसिडेंट वेव को शो करता है, तो इसकी जो सेकंड टर्म है ये रिफ्लेक्टेड वेव को शो करती है। ये इंसिडेंट वेव को शो करता है और ये करता है रिफ्लेक्टेड, और वो दोनों पॉसिबल है इस रीजन में। यहां से इंसिडेंट भी हो सकता है पार्टिकल, आगे वॉल है
तो यहां से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। यहां अपन नहीं कह सकते, यहां केवल इंसिडेंट पॉसिबल है क्योंकि आगे वॉल नहीं है, तो यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट अपन बात कर रहे हैं रीजन फर्स्ट की, जो अपना स्टेप से नीचे नीचे का। अब अपन सेकंड रीजन के श्रोडिंगर इक्वेशन बढ़ाएं। तो सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी वो किस प्रकार की होगी? फॉर रीजन सेकंड रीजन यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा या 0 की इक्वल, यानी अपन इसको लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू कितनी है अपनी? V0। यहां पर पोटेंशियल नहीं, x इक्वल्स टू 0 पर भी पोटेंशियल एनर्जी V0 है और इससे आगे भी V0 है। तो श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी वो किस प्रकार की होगी? यहां अपन ने Vx को 0 किया था रीजन फर्स्ट के लिए। रीजन फर्स्ट में V इक्वल्स टू अपना क्या था? 0। ये टर्म गायब हो गई थी। अब अपन सेकंड रीजन में Vx इक्वल्स टू V0 पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है, और सेकंड रीजन के लिए आपको बता दूं कि साई को साई सेकंड लिखेंगे। तो d2 साई सेकंड बाई dx स्क्वेयर माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर। Vx को अपन क्या लिखना है? Vx को V0 साई को लिखना है साई सेकंड इक्वल्स टू माइनस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर माइनस 2me अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, और साई को क्या लिखेंगे? साई सेकंड। Vx को लिखना है V0 और साई को लिखना है साई सेकंड। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे। d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वेयर माइनस, इस टर्म को अपन इस साइड लेके आएंगे तो प्लस, और दोनों में कॉमन आएगा 2m अपॉन एच लाइन स्क्वेयर। तो क्या लिखेंगे इसको? 2m अपॉन एच लाइन स्क्वेयर V0 साई सेकंड, और उसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर E साई सेकंड इक्वल्स टू 0। देन दिस इंप्लाइज d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वेयर, इन दोनों में कॉमन कौन आएगा? प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर। यहां बचेगा E प्लस का, और माइनस का क्या बचेगा? V0, और दोनों में कॉमन कौन हो रहा है? साई सेकंड इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए। E है काइनेटिक टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, V0 है पोटेंशियल एनर्जी। अब केस अपन ने लिया है कि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है। एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां देखो कम में से ज्यादा वाले को अपन माइनस करें तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, तो एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी V0 ज्यादा है तो V0 में से अपन E को घटा सकते हैं, दैट्स वैल्यू जो आएगी अपने पास वो पॉजिटिव होगी। तो इसको अपने को V0 माइनस E लिखना है, तो माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं। देन दिस इंप्लाइज d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वेयर प्लस, यहां से अपन माइनस कॉमन लें तो ये V0 माइनस E हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं अपने समझ में आया कि एनर्जी जो है V0 ज्यादा है अपने इस केस में, तो माइनस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर, ये हो जाएगा V0 माइनस E साई सेकंड इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी जो टर्म है ये कांस्टेंट है,
जैसे यहां अपन ने इसको कांस्टेंट K1 कहा था, फर्स्ट रीजन में इसको कहेंगे K2। देन दिस इंप्लाइज d2 साई सेकेंड अपॉन dx स्क्वेयर माइनस K2 स्क्वेयर साई सेकेंड इक्वल्स टू 0। और वेयर K2 इक्वल्स टू रूट 2m/h लाइन स्क्वेयर V0 माइनस ई। K2 अपन ने इसको कहा। अब ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, और सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन का डायरेक्ट अपन जनरल सॉल्यूशन मानते हैं, बट वो आइटा की फॉर्म में होगा या विदाउट आइटा की फॉर्म में। तो यहां देखिए कि यहां प्लस था तो ये आइटा की फॉर्म में आया था, प्लस माइनस आइटा K1। यहां माइनस है तो विदाउट आइटा आएगा। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, साई सेकेंड, ए और बी कांस्टेंट अपन ने यहां यूज किए हैं, तो यहां करेंगे सी ई टू दी पावर, आइटा अपने पास होगा नहीं, विदाउट आइटा की, विदाउट आइटा की, और K1 की जगह कौन होगा, K2 होगा कांस्टेंट, ई टू दी पावर K2x और प्लस डी ई की पावर माइनस K2x। यहां करोगे ना डी स्क्वेयर प्लस K2 स्क्वेयर, वो प्लस माइनस K2 आएगा। अब इस इक्वेशन में अपन इसको न तो इंसिडेंट वेव बोल सकते हैं, न ही रिफ्लेक्टेड वेव बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल के साथ में जो वेव होती है वो होती है, डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी। और ये इनमें कौन सा भी पार्ट है वो इमेजिनरी नहीं है। तो यहां अपन साई जो है वो वेव फंक्शन जो है उसकी बाउंड्री कंडीशन का अपन यूज लें। अब ध्यान से देखिए कि यहां अपन x टेंड टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट करें, तो ये x की वैल्यू इनफाइनाइट करें तो ये जो टर्म है वो साई को इनफाइनाइट कर देती है, क्योंकि अपन क्या करें, e की पावर इनफाइनाइट, दैट्स वैल्यू इनफाइनाइट, तो साई सेकेंड विल बी इनफाइनाइट। बट अपन ने बाउंड्री कंडीशन जब पढ़ी क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इस चीज के बारे में अपन ने जाना था कि साई शुड बी फाइनाइट और कंटिन्यूअस। पार्टिकल के साथ में जो वेव है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती, उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो यहां जो x टेंड टू अपन इनफाइनाइट करें तो c मस्ट बी 0, नहीं तो c को अपन 0 नहीं करें तो इनफाइनाइट के ऊपर ये टर्म इस साई को इनफाइनाइट कर देगी, और जो क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्योंकि साई जो है वो फाइनाइट होता है, x टेंड टू इनफाइनाइट देन साई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये पॉसिबल नहीं। सो c मस्ट बी 0, c को यहां 0 होना पड़ेगा, ये टर्म होगी 0, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां से जो साई सेकेंड की वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, C0 d e की पावर माइनस K2x, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अपन बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं।
वो तो दोनों इक्वेशन हमें लिख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या थी, साई फर्स्ट इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आइटा k1x और प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा k1x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड अपनी क्या आई है, डी ई टू द पावर माइनस k2x। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे और यहां पार्टिकल का जो बिहेव हो वो अपन चेक करेंगे किस प्रकार का होगा। अब अपन करेंगे साई के ऊपर बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो अपनी बाउंड्री कहां है, x इक्वल्स टू 0 पर, और x इक्वल्स टू 0 यानी ये बाउंड्री है उस बाउंड्री के इस साइड में और इस साइड में, यानी बाउंड्री के इस साइड में वेव है साई फर्स्ट, इस साइड में वेव फंक्शन है साई सेकंड, वो दोनों इक्वल होंगे। यानी बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री के दोनों साइड में जो वेव है साई फर्स्ट और साई सेकंड दोनों इक्वल होंगे। यानी साई फर्स्ट इक्वल होगा साई सेकंड के, कहां पे, एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर बाउंड्री है। तो साई फर्स्ट को साई सेकंड के इक्वल कीजिए, यानी अपन लिख सकते हैं a e टू द पावर आइटा k1x प्लस b e टू द पावर माइनस आइटा k1x इक्वल्स टू बराबर होगा किसके, d e टू द पावर माइनस k2x, और कहां पर x इक्वल्स टू 0 पर, देन पुट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a, x की वैल्यू 0 करेंगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो दिस इज 1 प्लस e की पावर 0 दिस इज 1 प्लस b इक्वल्स टू e की पावर 0 दिस इज 1 इक्वल्स टू d। दिस इज इक्वेशन थर्ड। और अपन जानते हैं कि बाउंड्री कंडीशन के ऊपर साई फर्स्ट और साई सेकंड यानी बाउंड्री के ऊपर इक्वल हैं, तो इनके फर्स्ट जो डेरिवेटिव हैं वो भी इक्वल होंगे। एंड ऑल्सो डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल होगा डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। यानी साई फर्स्ट और साई सेकेंड x इक्वल्स टू 0 पर इक्वल हैं, तो इनके फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स और डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे x इक्वल टू 0 पर। दिस इज बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। तो यहां साई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहां साई सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर जो वैल्यू आएगी वहां पुट करना है x की जगह 0। तो साई फर्स्ट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर आइटा k1x का आइटा k1 और e की पावर ऐसा कैसा और e। तो इसमें रखें अपन आइटा k1 a e की पावर आइटा k1x, इसका क्या आएगा माइनस आइटा k1 माइनस आइटा k1 b ए की पावर माइनस आइटा k1x इक्वल होगा, इसका डिफरेंशिएशन करें यानी माइनस k2 d ए की पावर माइनस k2x। अब अपन x इक्वल टू 0 पुट करें, डिफरेंशिएशन किया, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करें तो दिस इज 1, दिस इज 1 और दिस इज 1, तो क्या बचेगा आइटा k1a माइनस
आइटा K1B इक्वल्स टू माइनस K2D। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा K1 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा A माइनस बी इक्वल्स टू माइनस K2D। और अपन इसको लिख सकते हैं A माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार की आएगी, A माइनस बी इक्वल्स टू, ये आइटा K1 है तो इस साइड में चला जाएगा माइनस K2 अपॉन आइटा K1, यहां मल्टीप्लाई में है, और ये आ जाएगा D। इस -1 को मैं आइटा स्क्वायर लिख सकता हूं, या आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, यहां आइटा स्क्वायर दिस इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर आइटा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A माइनस बी इक्वल्स टू आइटा K2 अपॉन K1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन 4। आइटा से अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है इसको। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से A और B की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो एक बार तो इक्वेशन 3 + 4 करेंगे, एक बार करेंगे 3 - 4। इक्वेशन 3 + 4, ये काम अपन कांस्टेंट A और B की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो A और B को ऐड करेंगे, 3 और 4 को, तो A + B है, वहां है A माइनस बी, A और A 2A, B से B कैंसिल, दिस इंप्लाइज 2A, ये B माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, यहां D और यहां भी है D, तो D दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ऐड कर रहे हैं अपन, तो आइटा K2 अपॉन K1 और बाहर आ जाएगा D। इस 2 को मैं हटा लेता हूं तो A की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, A इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा K2 बाई K1, और ये हो जाएगा D/2, दिस इज इक्वेशन 5। अब अपन इक्वेशन 3 - 4 करें तो B की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। नाउ इक्वेशन 3 - 4 इंप्लाइज A प्लस B और माइनस करें A माइनस B, तो माइनस माइनस प्लस A से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2B। इसमें से इसको घटाना है, तो D दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, घटा रहे हैं तो माइनस आइटा K2 बाई K1 और बाहर आ जाएगा D, माइनस आएगा ना, माइनस कर रहे हैं अपन इसको, और 2 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा यहां D/2। तो B की वैल्यू अपने पास आएगी 1 माइनस आइटा K2 बाई K1 और इंटू D/2, दिस इज इक्वेशन 6। अब अपने पास कांस्टेंट A और B की वैल्यू आई, तो इस रीजन में अपन ये चेक करेंगे कि पार्टिकल, देखो कोफिशिएंट होते हैं 3, एक तो होता है इंसिडेंट वेव, यदि कोई वेव इस प्रकार से आए तो, एक होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट जिसको R से लिखते हैं। रिफ्लेक्टेड का मतलब पार्टिकल यहां से आया, आगे वॉल मिल गई तो वापस चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, जिसको लिखे हैं R। एक होता है ट्रांसमिटेड, यानी दीवार को पार कर जाए पार्टिकल, ट्रांसमिटेड को अपन लिखते हैं T से। एक होता है अब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण बोलते हैं, उसका यूज नहीं है अपने पास। तो 2 कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, एक तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और एक है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। और मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ही अपन ने पढ़ते हैं कि R + T, इन दोनों का जो ऐड है वो 1 होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट दोनों को अपन जोड़ दें तो 1 अपने को मिलता है। तो ये दोनों कोफिशिएंट की वैल्यूज अपने को निकालनी।
तब अपने को पता चल जाएगा कि पार्टिकल यानी कितने पार्टिकल गए हैं और कितने पार्टिकल हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं, कितने ट्रांसमिटेड हुए हैं इस रीजन में। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही अपन निकालेंगे ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको R से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, R इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन वेव या रिफ्लेक्टेड पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। एक होता है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है उसमें आएगा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, दोनों में अपॉन में इंसिडेंट पार्टिकल की इंटेंसिटी रहेगी। ए और बी अपने जो कांस्टेंट है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। इंटेंसिटी का मीनिंग ये है कि कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे, कितने पार्टिकल हैं वो इंसिडेंट होंगे, कितने ट्रांसमिटेड होंगे, उनकी जो क्वांटिटी है उसको शो करता है इंटेंसिटी। R इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल। यहां से जो वेव गई उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कांस्टेंट A से शो किया, रिफ्लेक्ट हुआ उसको अपने B से कांस्टेंट किया और B से रिप्रेजेंट किया, और जो ट्रांसमिटेड होगा उसको D से अपन रिप्रेजेंट करते रहे। तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल को अपन लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड होगा B इंटू B स्टार। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल A इंटू A स्टार। B की वैल्यू और B स्टार का मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऐसे ही A और A स्टार मतलब A का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। A और B की वैल्यू इक्वेशन 5 और 6 में है अपने पास। तो इसको अपन पुट करें, B की वैल्यू अपने पास है D/2 1 माइनस आयोटा K2/K1 इंटू B स्टार। उसका स्टार करें तो माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, तो D/2 1 प्लस आयोटा K2/K1 अपॉन A की वैल्यू है अपने पास D/2 1 प्लस आयोटा K2/K1 और A स्टार यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो D/2 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा K2/K1। अब ये D/2 सभी में कैंसिल, 1 प्लस आयोटा K2/K1 दिस इज कैंसिल और ये माइनस की टर्म कैंसिल। तो यहां जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 1। वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इक्वल्स टू 1। अब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी पार्टिकल, जितने पार्टिकल इंसिडेंट हुए हैं या जितनी वेव इंसिडेंट हुए हैं उतनी ही वेव रिफ्लेक्ट भी हुई। दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 1। और अपन जानते हैं कि R प्लस T होता है 1, तो यहां 100% ट्रांसमिशन जो है वो 0 होगा, तभी तो R1 आएगा। तब अपन बोल सकते हैं कि यदि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल स्टेट की एनर्जी से कम है तो जितने नंबर ऑफ वेव इंसिडेंट हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ वेव रिफ्लेक्ट भी होंगे। जैसे 100 पार्टिकल दीवार पे कोलाइड करते हैं तो वो 100 पार्टिकल वापस भी आएंगे,
क्योंकि ट्रांसमिशन है यहां 0 हुआ है। अब यहां पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। यदि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपन निकालें T इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, तो आपको 0 मिलेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो कोफिशिएंट है उसका 1 होने का मीनिंग है कि जितने पार्टिकल यहां से गए हैं, आगे स्टेप है पोटेंशियल स्टेप, उससे कोलाइड करके यानी रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए, तो ट्रांसमिशन यहां 0 हुआ है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इसका जो केस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स में।